नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP एग्ज़ामिनेशन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि एटम से रिलेटेड पहले कौन कौन सी थ्योरी आई थी। तो सबसे पहले आई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये आई थी 1808 में, जो कि दी थी जॉन डाल्टन ने। उसके बाद आया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये आया 1897 में। उसके बाद आया रदरफोर्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या फिर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें रदरफोर्ड ने बताया कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर ऑफ एटम है, कि एटम के सेंटर में है। फिर लेकिन कुछ टाइम बाद ये फिर से नई नई थ्योरीज़ के आने से इसका महत्व कम हुआ और ये फेल हो गया। इसके बाद आया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, तो जो कि हम आज पढ़ेंगे। लेकिन वो भी कुछ टाइम बाद फेल हो गया था, पर अपने टाइम में ये जो मॉडल था ये बहुत फेमस था। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया तो तब ये फेल हो गया। लेकिन ये मैक्रो पार्टिकल्स के लिए अभी भी ट्रू है, पर बोहर के मैक्सिमम पोस्टुलेट जो है वो फेल हो गए थे। तो चलिए देखते हैं हम कि बोहर ने क्या बोला था एटम को लेके। बोहर ने बोला था कि जो बीच में ये पॉजिटिव सर्कल है, यहाँ पे है हमारा न्यूक्लियस, और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है फिक्स्ड ऑर्बिट में। और बोहर्स ने ये भी बताया कि अगर हम किसी भी मेटल को किसी लाइट से स्ट्राइक कराते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जाता है एक्साइटेड स्टेट में, और इसको नाम दिए गए शेल्स n=1, n=2, n=3। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा और यहाँ पे करेगा वो एनर्जी रिलीज़। और जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज़ करके ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो जो एमिट करता है एनर्जी, उसको अगर प्रिज्म से पास करेंगे तो वहाँ पे स्पेक्ट्रम बनता है, जिसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। कुछ इस तरह से। और इन लाइंस को नाम दिए गए लाइमर, बाल्मर, पास्चन ब्रैकेट पीफन। तो हम देखेंगे इस स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन के केस में। यह न्यूक्लियस, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट होता है, फिर कुछ टाइम बाद वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी किसी भी हायर स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट मतलब जहाँ पे n की वैल्यू होती है 1, वहाँ पे आता है तो वो सारी रेज जो है वो आती है लाइमन सीरीज़ के अंडर। इलेक्ट्रॉन जब n=2 पे गिरता है तो वो आती है बाल्मर सीरीज़ में। वैसे ही अगर 3 पे तो वो आती है पास्चन, 4 पे ब्रैकेट और 5 पे पीफन। ये जो इनके नाम दिए गए वो उन साइंटिस्टों के नाम पे दिए गए जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी। तो बोला कि अगर n=1 पे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आता है और वो जो रेज एमिट करता है वो आती है लाइमन सीरीज़ में, और वो
आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। वैसे उसी तरह अगर n इक्वल टू 2 पे गिरता है तो वो आती है बाल्मर सीरीज़ में, जो कि विजिबल लाइट्स होती हैं। और जो पास्चन पे गिरते हैं ये आते हैं इंफ्रा रेड रीजन में। और ब्रैकेट में मतलब n इक्वल टू 4 पे जो गिरते हैं वो भी आते हैं इंफ्रा रेड में। और जो पी फंड यानी n इक्वल टू 5 पे गिरते हैं वो भी इंफ्रा रेड में आते हैं। बोहर ने इस थ्योरी के आधार पर ये भी बताया कि हम वेवलेंथ किस तरह से खोल सकते हैं। तो वेव नंबर क्या होती है, ये इस तरह से है। जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ होता है तो ये होता है एक वेव नंबर के इक्वल। तो हम इन लाइंस की वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये है 109.677, जिसको कि ये होता है इक्वल टू r, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, उसकी वैल्यू है इतनी। ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 क्या होगा कि जहाँ पर वो गिर रही है, अगर वो n इक्वल टू 1 पे गिर रही है तो 1 माइनस कहाँ से गिर रही है तो वो n2 होगा। इस तरह से हम वेव नंबर निकाल सकते हैं। अगर हम वेव नंबर निकालेंगे तो वेव लेंथ भी इससे ही निकलेगी, क्योंकि वेव नंबर जो होता है वो होता है 1/λ। तो यहाँ से हम वेव लेंथ भी निकाल सकते हैं। फिर वोहर्स ने जो हमारे ऑर्बिट्स थे उनके बीच का रेडियस भी बताया, जो कि इक्वल टू है n स्क्वायर a0 की। a0 की जो वैल्यू है वो है 52.9 पिकोमीटर। इस फॉर्मूले से हम लोग ऑर्बिट्स का रेडियस भी निकाल सकते हैं। और बोहर्स ने एनर्जी भी बताई कि हम एनर्जी को भी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी रिलीज़ की है। तो उसके लिए फॉर्मूला है -RH ब्रैकेट में 1/n का स्क्वायर। तो जो चेंज इन एनर्जी होगा, अगर 2 से 1 को आ रहा है तो जो चेंज हुआ एनर्जी में वो इस तरह से निकलेगा। फिर फ्रीक्वेंसी, हम जब हमारे पास वेव नंबर वेव लेंथ आ गए तो हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। प्लैंक्स ने एक फॉर्मूला दिया था E इक्वल टू एच म्यू, एनर्जी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। इसी तरह हम जो है यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एनर्जी हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे और एच जो है इसकी वैल्यू होती है 6.26 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। और हम इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम भी होगा, वो निकलेगा इस फॉर्मूले से mBr इक्वल टू NH/2π। ये जो बात बताई थी बोहर्स ने, ये पोस्टुलेट जो बोलता है ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कुछ फिक्स्ड पाथ में ही रिवॉल्व करेगा, क्योंकि वो होगा इंटीग्रल ऑफ h/2π। फिर जो लाइंस है हम देख सकते हैं कि हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो उसका फॉर्मूला है ये। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इन n इक्वल टू 6 ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें बतानी है मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। जो इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल कहाँ से हो रहा है, n इक्वल टू 6 से ग्राउंड स्टेट में। तो बोलने का मतलब है हमें निकालनी है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ऐसे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से देखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कि 2 से यहाँ तक एक आ रही है, 3 से ऐसे करके काउंट। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज़ करके इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर n क्या है 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो
तो ये कितना हुआ 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 3 15। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो होगी 50।